हेलो। वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर। और अभी हम जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो क्लास 11th का जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर अप किया जा रहा है। और इससे पिछले वाले जो मैंने आपको टॉपिक है वो कराए हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो जानिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर, इससे पिछले वाली जो वीडियोस मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे कि इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं मदरबोर्ड के, और जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है वो मैंने वीडियो में भी बताया है और बाकी सारी चीज़ों में आपको दिखाया भी है। तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में कि एक्चुअल में प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर, जिसको आपको माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है, एक स्मॉल साइज का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर का सारा काम संभालता है। सारा मतलब A to Z कंप्यूटर की हर एक काम की फंक्शनैलिटी जो होगी वो इसके थ्रू होके जाएगी। और ये करता कैसे है, इसमें क्या होता है, इससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने बता रखा है। इसमें दो यूनिट होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन क्या करेंगे, वो आपको चेक करेंगे कोई सी चीज़ जैसे क्या काम करना है, एक के बाद दूसरा काम क्या करना है। और अर्थमेटिक प्रोसेस आपका ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेगा कि उसने क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेशन से मतलब होता है। और जैसे कि अब तक आपने सुनते आए होंगे और देखते आए होंगे और आपने ऐड भी देखी होगी, तो आपने आज के टाइम पे इंटेल की सीरीज सुन रहे होंगे, इंटेल i7 प्रोसेसर। इंटेल i7 प्रोसेसर आता है, उसके बारे में अलग अलग ऐड आती हैं। पर i7 तक आने का सफ़र बस ऐसे ही i7 तक आने का सफ़र ऐसे ही शुरुआत नहीं हुआ। जो इंटेल था उसने बहुत पहले स्टार्टिंग में 80008 प्रोसेसर से शुरुआत की थी, जो हम आपको यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद P1 हुआ जिसके अंदर इंटेल का पेंटियम बना, फिर P2 हुआ, सेलेरॉन आया था, फिर इसी तरीके से अलग अलग आई। फिर P4 आया जिसमें आपका पेंटियम प्रोसेसर ही थे पर इसकी सीरीज़ अलग होगी, जिसको P4 से जाना जाता है। पेंटियम 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास सीरीज़ आई थी। और आज के टाइम पे जो हम जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है कोर i3 i5 i7, आपने नाम सुना होगा। और इसमें भी हमारे पास क्या हो चुका है, अब तक इसकी 10th जनरेशन आ चुकी है, यानी कि इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। और ये है इंटेल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो जैसे ये इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो ये क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट के लिए भी है कि वो ये चेक करेंगे कि इंटेल के अलावा और कौन कौन सी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, चाहे वो मोबाइल का हो, कोई गेमिंग का हो या कुछ भी हो। आप वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, आप उन सारी कंपनियों के नाम कमेंट में डाल देंगे, या फिर जो मेरे स्टूडेंट है वो असाइनमेंट बना के मेरे को दे देंगे। पर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्रोसेसर इतना ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट हमारे सिस्टम का, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बिना बात के कोई भी प्रोसेसर उठा ले और उसको लगा ले। एक प्रोसेसर के अंदर क्या होती है, कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले होता है वर्ल्ड साइज़। वर्ल्ड साइज़ आपको ये लगेगा अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी आपने कुछ भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड एक साइज़ होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था या और किसी से भी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में काम करता है। बाइनरी में मतलब 010101 की फॉर्म में काम करता है। पर फिर कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ज़ीरो का क्या मतलब है, कि क्या कहाँ रुकना है, कहाँ से क्या शुरू करना है, कहाँ से नया वर्ड बन रहा है या कहाँ से नया मीनिंग बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग थॉट्स आ सकती थी। तो उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने बाउंडेशन लगाई, वो लगाई वर्ल्ड साइज से लेके, यानी कि एक मैंने स्पेसिफिक साइज़ को फिक्स कर दिया कि कंप्यूटर में 0 से लेके अगर 1 लाख तक का भी कोई वर्ड लिखा जाए तो एक डेफिनेट साइज़ के अंदर लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते थे, पहले 8 बिट के कंप्यूटर होते थे, जहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा होगा 0101। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये हो गया हमारे यहाँ तक की, ये मान लो जैसे ये वाला इतना सारा हो गया। तो इन 8 बिट के लिए एक स्पेसिफिक मतलब हो जाएगा। अगर मुझे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी होगी तो इस 8 बिट को लेकर रिप्रेजेंट करनी होगी। तो जैसे इंटेल की एवोल्यूशन थी, आपको 808
प्रोसेसर जो बताया गया था वो चल रहे थे, पहले 4 बिट में चले थे, फिर 8 बिट में चले थे, फिर बाद में हमारे 16 बिट के प्रोसेसर हुए, फिर 24 बिट को भी अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ, अभी 24 बिट का प्रोसेसर आया नहीं है, पर 24 बिट को भी अगर यूज़ किया जाए तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। और आज के टाइम पे जो करंटली हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, जो आपने सुना होगा, वो आपके 32 बिट के होते हैं या 64 बिट के होते हैं। तो आपने अभी भी या मोबाइल परचेज़ करते हो या कुछ और सिस्टम परचेज़ करते हो, जिसको सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज है, उसके सामने भी ये चीज़ें बहुत बार आती है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 32 बिट के लिए अलग होता है, 64 बिट के लिए अलग होता है। अगर आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो उसके ऊपर भी स्पेसिफिकेशन लिखी आती है, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 64 बिट प्रोसेसर। तो वहाँ पे जो मैं 64 बिट का मतलब यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका डायरेक्टली कहने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी एक वर्ड, जो जैसे मैंने ABCD या कुछ भी लिखा, कोई भी एक सिंगल चीज़ लिखी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 64 बिट की ज़रूरत ली जाएगी। और जैसे ये हमारे पास जितने बिट के वर्ड होते हैं, यानी कि मान लो जितने बिट का मैं वर्ड साइज़ कर रहा हूँ, उतना ही डिपेंड करता है कि मेरे प्रोसेसर की मेमोरी साइज़ कैसे हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि जैसे मान लो अगर मैं 8 बिट का यहाँ पे वर्ड साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेसर के साथ जो मैक्सिमम रैम की लिमिट मैं यूज़ कर सकता हूँ वो होगी 2⁸ यानी कि 2⁸ साइज़ तक की जो है मैं उसके साथ मेमोरी यूज़ कर सकता हूँ। अगर इसी तरीके से अगर मेरे पास 16 बिट का होगा तो 2⁻16, 32 का होगा तो 2⁻32 और 64 का होगा तो 2⁻64 क्या होगा, उसका मेमोरी साइज़ होगा। फिर जो अगली चीज़ चलते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक का आपने नाम सुना होगा। क्लॉक को हम बेसिकली घड़ी बोलते हैं। जो हमारे घर में घड़ी होती है वो चलती है बेसिकली जैसे 1 सेकंड में 1 टिक मूव करती है, दूसरे में 2 करेगी, मिनट की इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग चलती रहती है और आवर की इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग चलती रहती है। पर क्लॉक जहाँ पे आ जाए उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको जो है मिनट सेकंड्स के साथ डील करना होगा। क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक का मतलब ये हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ मुझे मेज़र करनी है तो उसके लिए मेजर करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है और सीक्वेंशली एक्टिविटी करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में किसी ड्यूरेशन के लिए अलग काम हो रहा है, कितनी एक ड्यूरेशन में अलग काम हो रहा है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन का काम होता है। तो ऐसा कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें क्लॉक यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए क्लॉक यूज़ करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के लिए मैंने क्या कर दिया, एक क्लॉक उसके अंदर बना दी जिसका काम क्या होगा, पल्सेस जनरेट करना। पल्सेस जनरेट का मतलब क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेट करना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे जैसे वो पल्सेस जनरेट करेगा तो कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि जैसे एक पल्स जनरेट हुई है तो उसमें उसको एक काम करना था, 2 पल्स होगी तो 2 पल्स में कोई काम करना होगा तो 2 हो जाएगा, 3 का होगा तो 3 का चल जाएगा। इसी तरीके से ये क्या करेंगे, कंप्यूटर को एक निर्धारित चीज़ बता देती है कि आपने इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक काम करना था। तो जहाँ से कंप्यूटर को ये पता चले कि ये एक स्टेप अब करना है, इसके बाद अगला स्टेप अब करना है, इसके बाद अगला स्टेप अब करना है और इसके बाद अगला स्टेप अब करना है, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक यूज़ करते हैं। जब बात आती है क्लॉक की तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा आज के टाइम पे तो हमारे पास जो है अभी सीरीज़ आ गई हैं कि आज के टाइम पे हमारे जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल का मतलब क्या है, पहले आपके पास इतना नहीं होता था, आज के टाइम पे मेरा प्रोसेसर इतना पावरफुल है। अगर मैं आपको सिस्टम की वो भी दिखाता हूँ, ये मान लो जैसे ये मैंने अपने सिस्टम की टास्क मैनेजर दिखाया और मैं अगर इसका CPU यूजेस चेक करता हूँ तो CPU यूजेस भी यहाँ क्या है, बेरली 5% है और जबकि रैम जो है हमारे पास 16 GB है। तो मतलब इतना सारा काम चल रहा है साथ में इसमें तो CPU यूजेस क्या है, बस 2 या 3% यूज़ हो रहा है। हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग जो है आज के टाइम पे हमारे जो प्रोसेसर हैं। और प्रोसेसर को चेक कैसे किया जा सकता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा इफेक्टिव काम करने के लिए होता है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो क्लॉक स्पीड है वो मेज़र की जाती है। मेज़र किस में करते हैं, हम उसको हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है आपका हर्ट्ज़।
जैसे जैसे आप अगर साइंस में और आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर हम किलो हर्ट्ज़ भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो 1000 हर्ट्ज़ हो गए वो किलो हो गई। फिर उसके बाद मेगा आता है, मेगा में आपका 1 मिलियन आ जाता है, और फिर बाद में आता है आपका गीगा, गीगा में क्या होता है 1 बिलियन। तो आज के टाइम पे जो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं उसकी स्पीड जो होती है वो गीगा हर्ट्ज़ में होती है, ना कि यहाँ पे हमारे पास उसमें होती है। अगर मैं आपको ये चेक करा दूं, जैसे भी अगर आप ये देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखिए जो मैं प्रोसेसर दिखा देता हूँ, जैसे इंटेल i7 प्रोसेसर है, और ये क्या है 3.04 गीगा हर्ट्ज़ है। इसके लिए हमने क्या किया है, शॉर्टकट की यूज़ की है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करने के लिए। और ये देखिए आज के टाइम पे जो हमारे प्रोसेसर हैं वो इतने खतरनाक प्रोसेसर हो चुके हैं, यानी कि गीगा हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड में वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर अगली जो चीज़ आती है जो प्रोसेसर में मायने रखती है वो होती है कोर। कोर क्या हो गया, कोर आपका बेसिकली एक कंप्यूटेशन यूनिट होती है। कोर कहने का मतलब क्या है, अगर मैं प्रोसेसर बना रहा हूँ, जैसे जैसे प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट हुई है तब पहले हमारे पास एक ही कोर होती थी, यानी कि एक ही कंप्यूटेशनल यूनिट होती थी जिसके ऊपर सारा काम करना पड़ता था। पर जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो आगे बढ़ी है, उसके अंदर और काम होना शुरू हुआ है, तो हमें क्या पड़ा, ज़रूरत पड़ी मल्टी प्रोग्रामिंग की, मल्टी फंक्शनैलिटी की। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने प्रोसेसर के अंदर कंप्यूटेशन यूनिट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो जैसे ही कंप्यूटेशन यूनिट अलग अलग हो जाती है, हमारे प्रोसेसर भी जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर मेरे सीपीयू में 2 कोर काम चल रहे तो उसको बोला जाता है ड्यूल कोर, 4 के लिए क्वाड कोर, और 8 के लिए क्या होता है ऑक्टा कोर। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन थी जो हमें चाहिए होती थी कि अगर मैं कोई भी प्रोसेसर परचेज कर रहा हूँ या अपने कंप्यूटर में के अंदर कोई भी प्रोसेसर लगा रहा हूँ तो वो चीज़ें कैसे मायने रखेंगी। उसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है माइक्रो कंट्रोलर की, कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक बेसिकली एक ऐसा अलग से डिवाइस कह सकते हैं हम, कि जिसके ऊपर आपका पास क्या होगा, एक अलग से सीपीयू चिप बनी होगी, उसकी अपनी रैम होगी और उसका अपना रोम होगा, और उसका काम क्या होगा कि सीपीयू के कोई भी काम को या किसी भी मशीन के कोई भी काम को खुद से हैंडल कर देना। अगर कोई भी ऐसी चिप होती है जो खुद से ये सारा काम कर सकती है तो उसको माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको क्या रखा है, ग्राफिक कार्ड लगा के दिखा रखा है। तो जैसे ये ग्राफिक कार्ड लग गया तो ये ग्राफिक कार्ड का भी क्या है, एक अपना प्रोसेसर है, अपनी रैम है, अपना रोम है। तो जैसे ये सारी चीज़ हो गई, ये इसका रोम हो गया है, ये फ़ैन जिसके अंदर इसके अंदर इसका प्रोसेसर होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, इसकी रैम भी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी हमें जानने के लिए कि कोई भी प्रोसेसर है उसका काम क्या होगा। और अपने सिस्टम के अंदर अगर मैं लगाऊं तो सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगेगा, या कोई और भी प्रोसेसर लग सकता है, या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर लग के जो है उसकी फंक्शनैलिटी को रिड्यूस कर सकता है या हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको इसमें कोई डाउट है तो बेहिजक किए हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथ वाले फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज है जो वो बढ़ सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।